दिल्ली के लोगों को फरवरी में ही एसी चलाने की जरूरत महसूस होने लगी। कैलेंडर के हिसाब से यह महीना जाती हुई ठंड का है, लेकिन हैरानी की बात यह कि फरवरी में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी में गर्मी का पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। सामान्यतः 30 डिग्री दूसरे पखवाड़े में ज़्यादा संभावनाएं होती हैं और आने 2-3 दिन के बाद बात करें तो एक बार फिर ये 30 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। इसीलिए दिल्ली की सड़कों पर अभी से लोग बिना स्वेटर और जैकेट के दिखने लगे हैं। चंद रोज पहले तक जाड़े से परेशान लोगों को गर्मी सताने लगी है। फरवरी के पहले पखवाड़े में ही तापमान 30 डिग्री को छू चुका है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि ये तापमान पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ भी सकता है। यही हाल मुंबई का है, जहां लोगों को गर्म कपड़े परेशान करने लगे हैं। पारा चढ़ने लगा तो चौपाटी पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोग समंदर में डुबकी लगाकर मस्ती करने लगे, नारियल पानी और बर्फ के गोले की चुस्की लेते दिखने लगे। हालांकि कामकाजी लोगों को ये गर्मी सताने लगी है। रोड पे भी चलते हैं तो बहुत ज्यादा धूप है और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। परेशानी ये है कि अगर फरवरी में ही एसी चलाने की नौबत आ गई तो मई और जून तक मौसम का मिजाज आग लगाने वाला हो सकता है। क्योंकि आमतौर पर फरवरी के ये दिन ठंड के होते हैं जब दिल्ली में गर्मी रिकॉर्ड बना रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया जा चुका है, जबकि अभी आधा महीना भी नहीं बीता है। 2006 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब फरवरी के पहले 15 दिन में ही तापमान 30 डिग्री के पार चला गया। बुधवार को जब तापमान 30.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, उस वक्त मौसम विभाग के मुताबिक वो आंकड़ा सामान्य से करीब 7 डिग्री ऊपर रहा। यानी मौसम विभाग मानता है कि फरवरी के इन दिनों में सामान्य तापमान 23 डिग्री के करीब होना चाहिए। आने वाले दिनों में भी दिल्ली के तापमान में कोई बड़ी गिरावट होने का अनुमान नहीं है, बल्कि माना तो ये जा रहा है कि फरवरी के ही महीने में अगर दिल्ली की गर्मी ने कुछ और रिकॉर्ड तोड़ दिए तो हैरान करने वाली बात नहीं होगी। सौभाग्य की एक बात यह कि फरवरी का दूसरा हफ्ता अभी बीता नहीं है और देश के कई शहरों में एसी चलाने की नौबत आ गई है। बसंत पंचमी से पहले पसीने छुड़ाने वाली इस गर्मी का मतलब समझ रहे होंगे। ये कुदरत के कहर का ट्रेलर है। अभी तक हम सब दूसरे देशों में तबाही की जैसी तस्वीरें देखते थे ना। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग भड़क गई, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग धधक रही, वैसी तबाही अब हमारे आपके बीच दस्तक दे रही है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हर साल गर्मियों में तापमान जैसे ही 30 डिग्री के पार जाता है, वहां के जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेज हो जाती हैं। भारत में आज मुंबई, पुणे, अहमदाबाद जैसे शहरों में तापमान 30 डिग्री के पार चला गया। कुल्लू, जम्मू और उत्तराखंड के पंतनगर में भी पारा 20 डिग्री के पार है। पहाड़ के लिए इतनी गर्मी हम लोगों के लिए संकट की लाल बत्ती जलाने के लिए काफी है। अभी हम लोगों को खतरे का अंदाजा नहीं है, क्योंकि हम मुसीबतों से मुंह फेरने की हमें आदत पड़ गई और इसीलिए हम जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के जंगलों में हर साल गर्मियों में आग लगने की घटनाओं के पीछे छिपी चेतावनी नहीं समझ रहे हैं। उत्तराखंड में लगी आग की यह तस्वीर पिछले साल मई के महीने की है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में आग का हाहाकार भी ज्यादा पुराना नहीं है। 2 साल पहले वहां के जंगलों का हाल भी कैलिफोर्निया और पर्थ के जंगलों जैसा ही था। आग की ये लपटें हमें किसी से भी ज्यादा दूर नहीं है। किसी मुकालते में मत रहिएगा कि हम तो पहाड़ों से दूर रहते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता। झेलना तो हम सबको पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ पर ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे और नदियां सैलाब लेकर हमारे घर तक भी आएंगी। वो वक्त भी ज्यादा दूर नहीं है जब ग्लेशियर भी मिट जाएंगे और अकाल यानी बूंद बूंद पानी के लिए तड़पने का संकट हमारे सामने होगा। उससे पहले उन्हीं ग्लेशियरों की वजह से समंदर किनारे बसे शहरों की कई बस्तियां भी डूब चुकी होंगी। और यह सिर्फ काल्पनिक डर नहीं है, क्योंकि हम लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी पिछले साल सरकार की एक रिपोर्ट में आ चुकी है। उसमें साफ लिखा है कि ये सदी बीतते बीतते हमारे देश का औसत तापमान 4 डिग्री बढ़ चुका होगा। अभी एसी से गुजारा हो रहा है, लेकिन तब शायद एसी भी हमारे काम ना आए। हम अब भी मौसम को कोस रहे हैं, जबकि गलती हमारी है। कुदरत का माथा हमने गर्म किया है। ये बात जितनी जल्दी हमारी समझ में आ जाए, हमारी और पर्यावरण की सेहत के लिए उतना ही बेहतर है। कृषि सुधार कानूनों पर चल रहे घमासान के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष नाना पटोले पद संभालने के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस ने किसानों के बीच अच्छी पकड़ रखने वाले नाना पटोले को कई सीनियर नेताओं पर तरजीह देते हुए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुना, जिसके बाद वो अपने साथी पदाधिकारियों के साथ ट्रैक्टर चलाते हुए कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। इस दौरान ट्रैक्टर की ट्रॉली पर उनके साथी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम ट्रैक्टर पर सवार होकर के अपने कार्यभार ग्रहण करने के लिए जा रही है।
ट्रैक्टर से पहले वो बैलगाड़ी पर भी सवार हुए। कुछ दूर तक बैलगाड़ी चलाने के बाद वो फूलों से सजे एक ट्रैक्टर पर सवार हो गए और पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान पटोले ने किसानों से के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। महाराष्ट्र के पूरे किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हैं। इसी तरह ट्रैक्टर चलाते हुए वो अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। सौभाग्य की बात यह कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में पार्टी की कमान नाना पटोले को सौंपकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। नाना पटोले की छवि आक्रामक नेता की रही। वो महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके से आते हैं, जहां एक जमाने में कांग्रेस का मजबूत जनाधार था। साथ ही नाना पटोले खेतीबाड़ी करने वाले कुंभी समुदाय से, इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालते ही किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए नाना पटोले ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर पद से इस्तीफा दिया था और अब स्पीकर का चुनाव ही उनकी पहली राजनीतिक परीक्षा बनने वाला है। कांग्रेस को स्पीकर का पद महाविकास आघाड़ी का गठन होते समय समझौते के तहत मिला था। अब नए स्पीकर के चुनाव में यह पद कांग्रेस के खाते में ही रहेगा, यह तय नहीं है। बिहार के गया में रूह कंपा कर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें चोरी के शक में कुछ गांव वालों ने एक लड़के की पिटाई कर दी। ये घटना इसी महीने की 9 तारीख की बताई गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इन लोगों ने उस लड़के को चोर समझकर इतनी बेरहमी से पीटा कि वहीं से उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें साफ दिखा कि कुछ लोगों ने उस लड़के के कपड़े उतार दिए थे और उसे पेड़ से बांधकर काफी देर तक पीटा गया। वीडियो में एक शख्स उसे डंडे से मारता भी दिखा। उस वक्त वो लड़का इतना लाचार था कि दर्द से करहाने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा। लड़के से मारपीट का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। जो इसमें शामिल थे सबके अरेस्टिंग हुई। बताया गया कि जिस लड़के की पिटाई की गई वो मानसिक रूप से कमजोर था। सौभाग्य की बात है कि हम दिखते तो इंसान की तरह हैं, लेकिन अभी हम इंसान बन नहीं पाए। आज भी हम या तो भेड़ की तरह किसी का पिछलग्गू बन जाते हैं या फिर भेड़िए की तरह झुंड बनकर किसी बेबस पर टूट पड़ते हैं। गया में हमारे आपके बीच कई लोग थे जिनका दिमाग आदमी की तरह काम नहीं कर रहा था। दिमाग काम कर रहा होता तो पता चल जाता कि जिसे लोग चोर समझकर पीट रहे हैं उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। भीड़ में शामिल लोगों में किसी का कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, फिर भी सब मिलकर उस लड़के को चोर बताकर पीटते रहे। लोगों ने उसे मारा नहीं बल्कि मार डाला। ये गलती नहीं थी, गुनाह था। अगर गलती होती तो लड़के को मारने वाले अपने खून से रंगे हाथ छिपाते हुए फरार नहीं होते। अब पुलिस इस गुनाह में शामिल लोगों को वायरल वीडियो की तस्वीरों की मदद से ढूंढ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की अच्छी सेहत के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाल विकास विभाग ने राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए एक योजना बनाई है, जिसके तहत वहां जाने वाले 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों तक पौष्टिक खाना पहुंचाया जाएगा, जो कि हर आंगनबाड़ी केंद्र पर मौजूद इस उम्र के बच्चों का पेट भरने के साथ उन्हें तंदुरुस्त रहने में भी मदद करेगा। बताया जा रहा है कि जो खाना इन बच्चों को परोसा जाएगा वो गर्म और ताज़ा होगा। राज्य में कुल 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें जाने वाले लाखों बच्चों को सरकार की इस नई योजना से फायदा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के कोटा में नगर निगम की बैठक के दौरान चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक महिला पार्षद ने विरोधियों पर गमले से हमला कर दिया। वहां नगर निगम के बजट सत्र की बैठक थी, जिसमें किसी मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते वहां हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच बीजेपी की एक पार्षद ने दूसरी तरफ के पार्षदों पर पौधा उखाड़कर फेंक दिया। इस पूरे हंगामे का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई महिला पार्षद धक्का मुक्की और हाथापाई करती दिखाई दी। माहौल बिगड़ता देख दोनों तरफ के लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक बीजेपी पार्षद संतोष बेरवा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और वहां रखे एक गमले को उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन गमले के बजाय उनके हाथ में सिर्फ पौधा ही आया, जिसके बाद उन्होंने उस पौधे को ही सत्ता पक्ष के पार्षदों पर दे मारा। ये पौधा कांग्रेसी पार्षदों की मेज पर जाकर गिरा। इसके बाद माहौल और गर्मा गया। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि इस हमले में उनकी एक पार्षद जख्मी हो गई। आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ी चोटिल भी हमारी पार्षद हुई है। जवाब में बीजेपी पार्षद ने कांग्रेसी पार्षदों पर ही बदसलूकी और मारपीट के आरोप लगा दिए। थप्पड़ मारा। इस हंगामे के बाद दोनों ही तरफ के पार्षद आईजी दफ्तर पहुंच गए और एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
सौभाग्य की बात है कि इन्हें पार्षद तो हम लोगों ने ही चुना है। हमको भी तो मारपीट और हाथापाई की भाषा ही पसंद आती है ना। तो भला हमारे जनप्रतिनिधि शांति की भाषा का इस्तेमाल क्यों करने लगे? हम लोगों ने चुनाव को भी बाहुबल दिखाने का जरिया बना लिया है। चुनाव में हम समर्थक बनकर जिन उम्मीदवारों के लिए मारामारी करने पर उतारू हो जाते हैं, उनकी नज़र में विरोधी पर हमले करना ही लोकतंत्र है। कभी विधानसभाओं में, कभी पंचायतों में, कभी नगर निगमों में हाथापाई करने वालों को हम नज़रअंदाज करेंगे तो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा ही मिलेगा। अब दो ही रास्ते हमारे सामने, या तो हम वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करना सीखें या फिर आंखें मूंद कर लोकतंत्र के छोटे बड़े मंदिरों में अपने जनप्रतिनिधियों का दंगल देखने की आदत डालें। ट्विटर पर देश विरोधी और भड़काऊ मैसेज पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्विटर इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस दिया, जिसमें दोनों से फेक न्यूज़ और नफरत फैलाने वाले मैसेज की जांच के लिए जरूरी कदम उठाने पर जवाब मांगा। कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र से कोई ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा जिसके जरिए नफरत फैलाने वाले ये मैसेज रोके जा सकें। इस मामले में मई 2020 में सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कोर्ट से भड़काऊ मैसेज को लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी। देश के खिलाफ काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो आतंकवादी संगठन है, चाहे वो बैंड संगठन है, वो उसको यूज करते हैं। कोई लॉ नहीं होने की वजह से वो देश में हेट्रेड फैलाते हैं और ट्विटर उस पॉलिसी को फॉलो भी नहीं करता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में आए सैलाब के 6 दिन बाद उन गांवों के लोगों को राहत मिली जिनका 7 फरवरी को बाकी इलाकों से संपर्क टूट गया था। हालांकि इतनी जल्दी वहां नदी पर पुल बनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन सेना के जवानों ने लोगों को राहत देने की अलग तरकीब निकाली और दूसरी तरफ के गांव के लोगों को रस्सियों के बंधी एक ट्रॉली के सहारे नदी पार करवाई। 7 फरवरी से पहले जिस जगह पर पुल हुआ करता था, ठीक उसी जगह सेना ने दोनों तरफ रस्सियों को बांधा। महिलाओं को और बच्चों को ट्रॉली के जरिए एक किनारे से दूसरे किनारे भेजा गया, जबकि बाकी लोगों को सेफ्टी बेल्ट पहनाकर और पूरे सुरक्षा उपकरणों के साथ नदी पार करवाई गई। कल आधा दिन से ही मानव सेना ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है गाँव वालों के लिए। नदी को इतनी ऊंचाई से पार करने में कई लोगों को डर लगता है, इसलिए उस डर को खत्म करने के मकसद से न्यूज़ 18 के दीपक बिष्ट ने भी इसी तरह नदी को पार किया। लोगों को ये दिखाना जरूरी है कि यहाँ से जो दूरी तक आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ 100 मीटर की दूरी है और इस 100 मीटर की दूरी को किस तरह से पार कर सकते हैं बिना डरे। लोगों की मदद के अलावा सेना, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान उस सुरंग को भेदने में भी जुटे हैं, जिसके अंदर 30 से ज्यादा लोग फंसे हैं। काम तेज करने के मकसद से बचाव दल ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया। रणनीति के तहत जो काम किया जाएगा वो प्लानिंग ये रहेगी कि यहाँ पर जो मलबा निकाला जा रहा है, अब इसके अंदर डंपर भेजा गया है। इस बीच 7 फरवरी को आए सैलाब का एक नया वीडियो भी सामने आया, जो एक मंदिर में खड़े किसी आदमी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। अच्छी बात यह रही कि वीडियो बना रहे आदमी को वक्त रहते खतरे का अंदाजा हो गया था और वो जान बचाकर वहां से निकल गया। लेकिन चमोली जिले में जोशीमठ के पास खतरा पूरी तरह टला नहीं है। न्यूज़ 18 के सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट है कि रैणी गांव में जिस जगह 7 फरवरी को पहाड़ों पर जमी बर्फ नदी में गिरने से सैलाब आया था, ठीक उसी जगह ऋषिगंगा नदी पर मलबा जमा होने से एक झील बन चुकी। इस झील की लंबाई करीब 350 मीटर और गहराई करीब 60 मीटर बताई गई। उत्तराखंड सरकार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 8 सदस्यों वाली टीम को झील की जांच के लिए भेज चुकी है और पास के इलाकों में चल रहे राहत और बचाव के काम के बीच उस झील पर भी नजर रखी जा रही है। उस पर पूरी तरह हमारे सैटेलाइट के माध्यम से उस पर निगाह रखे हुए हैं और मैं समझता हूं कि अभी तक जो झील की स्थिति है, सावधान रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 की टीम उत्तराखंड त्रासदी के शिकार हुए उन गांवों तक पहुंच गई जिनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। उन गांवों को जोड़ने वाली सड़कें और पुलों के सैलाब में बह जाने से वहां रहने वाले लोग काफी परेशान हैं और इसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 की टीम ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की। उन तस्वीरों में साफ दिखा कि ग्लेशियर टूटने के बाद मची तबाही ने कई गांवों को अलग थलग कर दिया और वहां तक पहुंचने के लिए न्यूज़ 18 की टीम को भी हेलीकॉप्टर से ही जाना पड़ा। इस दौरान सैलाब के सदमे से कई गांव वीरान दिखे। हालांकि प्रशासन की ओर से उन गांवों तक किसी तरह खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा बीमार लोगों की भी मदद की जा रही है। जिनको यहाँ पर परेशानी हो रही है और धीरे धीरे करके उनको ज़रूरत है तो उन्हें यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है। कुछ गांव तो ऐसे भी हैं जहां हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंच सकता और वहां तक सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता है। न्यूज़ 18 की टीम वहां भी आईटीबीपी के जवानों के साथ पहुंच गई। जहाँ पर फिलहाल किसी के लिए पहुँचना बहुत मुश्किल होता है
आप देख रहे हैं कि रास्तों में पत्थर गिरने का डर है। इस बीच जिन इलाकों का संपर्क टूट गया है वहां पुल बनाने का काम भी जोर शोर से जारी है ताकि लोगों की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट सके। सौभाग्य की एक बात यह कि ग्लेशियर टूटने से तबाही के 6 दिन बाद भी चमोली में रास्ते बंद हैं। तपोवन के आसपास के गांवों तक राशन और बीमारों के लिए दवाएं पहुंचाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का ही सहारा है। पुल और सड़कें बनाने के काम पर भी कुदरत बार बार रोड़े डाल रही है। तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर और बर्फ पिघल रही है, जिसकी वजह से नदियों में उफान कभी भी आ जाता है। अभी वहां एक और बड़ा खतरा सिर पर मंडरा रहा है। चमोली में जिस जगह ग्लेशियर टूटा था, बर्फ टूटी थी, उसी के बाद ऋषिगंगा नदी में मलबे की दीवार खड़ी होने से एक झील बन गई। पानी का दबाव बढ़ने पर यह झील अगर टूटी तो एक बार फिर बड़ी तबाही की आशंका भी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना नियमों के तहत 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए इन स्कूलों को पिछले साल मार्च में बंद कर दिया गया था, लेकिन जब कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई तो राज्य में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए पढ़ाई फिर शुरू कर दी गई। सरकार के इस फैसले से स्कूल एक बार फिर गुलजार हो गए। राजधानी कोलकाता से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कई छात्र वहां के एक स्कूल के बाहर खड़े नजर आए। इस दौरान वो कोरोना नियमों का पालन करते दिखे। कुछ बच्चों को उनके घर वाले स्कूल छोड़ने पहुंच गए। क्लास के अंदर सभी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत एक दूसरे से दूर बैठाया गया। लगभग 1 साल के बाद कोलकाता में स्कूल खुले हैं। टेबल पर आप देख सकते हैं, सभी के टेबल पर सैनिटाइजर है, मास्क है। कोरोना से बचने के लिए क्लास में सभी बच्चे मास्क पहनना नहीं भूले। करीब साल भर बाद स्कूल खुलने और अपने दोस्तों से मिलने की खुशी सभी बच्चों के चेहरे पर साफ नजर आई। ये अच्छा लग रहा है, इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि कब स्कूल खुलेगा। कुछ ऐसी तस्वीरें सिलीगुड़ी से भी सामने आई। वहां के एक स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए। मध्य प्रदेश पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए चंबल घाटी के डकैतों का म्यूजियम बना रही। न्यूज़ 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि अपराध की दुनिया में कदम रखने वालों को सही संदेश देने के मकसद से इस म्यूजियम को बनाया जाएगा और इसमें 1960 से 2011 तक चंबल घाटी में सक्रिय रहे डकैतों की तस्वीरें, उनके अपराध और खात्मे के बारे में बताया जाएगा। साथ ही उस दौरान पुलिस के डर से जिन डकैतों ने सरेंडर किया था, उनकी जानकारी भी इस म्यूजियम में दी जाएगी। इसके अलावा म्यूजियम में उन बहादुर पुलिस वालों के किस्से भी बताए जाएंगे जिन्होंने डकैतों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। बताया गया कि म्यूजियम बनाने के लिए मध्य प्रदेश के भिंड में एक पुराने थाने को चुना गया। उनके फोटोग्राफ्स और भी जीवित चीजें लगाई जाएंगी ताकि लोगों को जानकारी मिले और लोग जो है अपराध की तरफ से मुख मोड़े। उत्तर प्रदेश के कानपुर की छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में परीक्षा के नतीजों से नाखुश बीबीए के कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में जमकर हंगामा किया। उन्होंने इस मुद्दे पर पहले अपने डिपार्टमेंट हेड से शिकायत की और जब वहां कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन करने लगे। कुछ टीचरों ने उन्हें समझाया भी, लेकिन वो वहीं डटे रहे। इससे पहले वो काफी देर तक अपने विभाग के अधिकारियों से बहस करते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कॉपियों की चेकिंग में गड़बड़ी की गई। 7 सब्जेक्ट के आधार पे रिजल्ट जारी किया गया है और जबकि 6 सब्जेक्ट में नंबर दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी शिकायत की कि उनसे वजीफे के फॉर्म नहीं भरवाए गए और लगातार फीस भरने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने अपनी मांगें पूरी न होने पर यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे डाली।